अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान। अगर चोर कोतवाल से मिल जाए तो नुकसान सिर्फ अवाम का ही हो सकता है, आपका नुकसान और मेरा नुकसान। और पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में बिल्कुल ये ही हुआ है। ये कहानी शुरू होती है जून 2020 में, जब आपको याद होगा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की एक शॉर्टेज हो जाती है। अवाम परेशान तो हुकूमत परेशान, और सवाल उठाया जाता है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और किसकी जिम्मेदारी थी इसको रोकना। जाहिर है कि ये सिर्फ सवाल नहीं पूछे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान और कैबिनेट डिवीज़न ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट का ऑर्डर पास किया कि इसकी जड़ तक पहुंचे कि मसला कहाँ से शुरू हुआ था और बल्कि ये कितना गहरा मसला है। अब वो इंक्वायरी रिपोर्ट 150 सफ़ों की इंक्वायरी अब मंजर आम पर आ गई है। और ये 150 सफ़े जो हैं ये एक पूरी दास्तान है नाअहली की और करप्शन की। इतने खौफनाक इसमें इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बल्कि इल्ज़ामात तो नहीं है, फाइंडिंग्स इसमें इतनी खौफनाक हैं कि जो सिफारिशात पेश की गई हैं इंक्वायरी कमीशन की जानिब से, वो ये हैं कि ओगरा यानी कि कोतवाल ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को ही ख़त्म कर दिया जाए 6 महीनों के अंदर अंदर। उसके साथ साथ सख्त कार्रवाई की जाए उन ऑफिशल्स और अफसरान के खिलाफ जो इस पूरे क्राइसिस और इस पूरे फ्रॉड में, मैं फ्रॉड का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, में मुलव्वस थे, बिलखसूस DG ऑयल और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न। और ज़ाहिर है कि इसके साथ साथ वो रिटेल आउटलेट्स जिनके ऊपर इन लोगों ने रेगुलेट करना था, लेकिन जिनके साथ ये मिले हुए थे और नुकसान किया पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान की अवाम का। ऐसी क्या बातें हैं इस रिपोर्ट में? कितना टीका लगा? ठीक ठाक टीका लगा है सर। अभी हम टीके पे बात करते हैं। बिलियंस का टीका है, बिलियंस का टीका है, लेकिन वो सिर्फ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की है। ये है तकरीबन 2 दहाइयों की दास्तान। और आज हम इस कोशिश करेंगे कि जितनी तफसील में और जितने आसान अल्फाज में इस पर हम करेंगे। और हमारी मदद करने के लिए, बल्कि शो को ही संभालने के लिए हमारे साथ हैं डॉन अखबार के टॉप बिजनेस रिपोर्टर खलीक कियानी साहब। कियानी साहब, आपने तो ये रिपोर्ट पढ़ी ही है, हमने भी पढ़ने की कोशिश की है, कम से कम कुछ उसमें से पॉइंट्स निकालने की कोशिश की है। ये जो क्राइसिस था ये कोई आज की बात नहीं है, ये तकरीबन पिछले 2 दहाइयों से ब्रू कर रहा था, बिलखुसूस 2016 से। मेन फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में क्या है कि किस तरह ओगरा ने कोलूड किया है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ? जी सर, बेसिकली मैं वहां से शुरू करूंगा कि आपको याद होगा इसी किस्म की शॉर्टेज का जो मसाइल थे वो 2015 में भी हुए जी। और उस वक्त से मेरा ख्याल था, और शायद सारे पाकिस्तानियों का ये ख्याल होगा कि जो उस शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए जो उस वक्त शॉर्ट कमिंग्स थी वो 2020 तक जाके वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए थी। 5 साल बड़ा अरसा होता है बिल्कुल, लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन दोबारा क्रिएट हुई, जिसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ओगरा और इनके साथ जो एसोसिएटेड इदारे थे वो सारे वर फाउंड अनप्रिपेयर्ड, और उनको आइडिया ही नहीं हुआ कि इतना क्राइसिस पैदा हो रहा है, जबकि ये तकरीबन सबको पता था कि जी कीमतें गिर रही हैं, और जब कीमतें गिर रही हूँ तो जो ऑयल कंपनीज हैं वो ऑब्वियसली अपना नुकसान कम करने के लिए वो इंपोर्ट्स कम करेंगी, वो प्रोडक्शन कम करेंगी, और उसकी वजह से ताकि अपने उनके जो इन्वेंट्री लॉसेज है वो कम से कम किए जाए। लेकिन हमने देखा कि जैसे ये जो इंक्वायरी कमीशन है उसने पॉइंट आउट किया कि इस दौरान ये जो स्टेक होल्डर्स थे ये एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, और ओगरा ने जिसने रूल्स बना के इनके इस सारे स्टॉक्स को लुक आफ्टर करना चाहिए था, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, वो 14 साल से उन्होंने वो रूल्स बनाए ही नहीं। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने समझा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस हद तक है कि जब हम लाइसेंस देते हैं तो हमारे पास जो यानी कैपेसिटी है स्टोर करने की वो हमारी जरूर रिक्वायरमेंट है कि जी वो पूरी करे, और उसमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करना कंपनियों का काम है, और उसके ये इंश्योर करना कि जी वो जो स्टॉक्स है वो कंजम्पशन के हिसाब से पूरे हैं, ये जिम्मेदारी ऑयल मिनिस्ट्री की है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की है। जबकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ये समझती रही कि जी हमारा काम सिर्फ इस हद तक है कि हम ओगरा अपना
वफाकी कैबिनेट को सिर्फ ये एडवाइस करें कि जी कीमतें कम हो रही हैं और इसको कम किया जाए। मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जिसकी ये जिम्मेदारी थी और उसके मातहत जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑयल है वो, और उसके साथ साथ ओगरा जो है, तीनों बुरी तरह नाकाम हुए कि वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जब उन्होंने लाइसेंस दिए उसके लिए कैपेसिटी क्रिएट की तो उसमें जो प्रोडक्ट डालनी थी वो भी किसी की इन्हीं में से इनकी जिम्मेदारी थी। इसमें मुकम्मल तौर पे मैं कहूंगा कि सप्लाई चेन फ्रॉम पॉलिसी लेवल टू रिटेल आउटलेट टोटल क्यास पाया गया। अच्छा खलीक, आपने अपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अनप्रिपेयर्ड, और इस तरह की इस रिपोर्ट में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो इससे ज़्यादा सख्त हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि जब शॉर्टेज के लिए जब आपको प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको ज़ाहिर डेटा चाहिए होता है कि जी जब आप घर का सौदा खरीदने जाते हैं तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि घर में पहले कितना सौदा पड़ा हुआ है। वो जो डेटा है वो ओगरा ने खुद तस्दीक नहीं की, बल्कि जो इदारा है इनका ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, उन्होंने जो भी उनके सामने पेपर रखा कि सर हमारे पास इतने अभी पेट्रोल पड़ा हुआ है, हमारे पास इतना अभी ऑयल पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये हम मान लेते हैं। ओगरा को ये नहीं चाहिए कि वो खुद कुछ तस्दीक करे कि जी अगर बंदा बोल रहा है कि मेरे घर में 100 लीटर है तो वाकई उसके पास 100 लीटर है या उसके पास 10 लीटर है? अच्छा, यहाँ पे एक और इदारा दरमियान में आता है जिसको कहते हैं प्राइस रिव्यू कमेटी। उस प्राइस रिव्यू जो कमेटी है उसमें वो उसको लीड करते हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल ऑयल जो है वो उसको प्रिजाइड ओवर करते हैं। ये मंथली बेसिस के ऊपर होती हैं और जब इस तरह की यानी अब्रप्ट प्राइसेस ईपर या नीचे जा रही हूँ तो समटाइम्स एक महीने में 2 दफा भी हो जाती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये फिर क्वार्टरली भी होती है, फिर हाफ ईयरली होती है, और उसका मकसद सारा ये होता है, उसमें ओगरा के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उसमें तमाम ऑयल कंपनीज के और रिफाइनरीज के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। तो सारे बेसिकली सारे अपने अपने नंबर्स लेके आते हैं और वो नंबर्स जो वो कंपाइल करती है OCAC, जो खुद हुकूमत ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जी वो OCAC के नंबर्स हमेशा से उसको एक्सेप्ट करते रहे। तो बेसिकली जब उसमें ये नंबर्स कंपाइल होते हैं तो फिर उसकी बेसिस के ऊपर अगले महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए सारी प्रोजेक्शंस होती है कि जी हमारे पास इतनी जो डोमेस्टिक रिफाइनरीज है उनके पास स्टॉक मौजूद है, वो इतना प्रोड्यूस कर सकती है। जो ऑयल कंपनीज है उनके रिटेल जो आउटलेट्स है उनके ऊपर जो डिपोज है उनके ऊपर इतना स्टॉक है। क्या नहीं साहब, ये तो टेक्निकली ठीक है, लेकिन करने की जरूरत। बेसिकली मैं आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ, ये मैकेनिज्म आपने बिल्कुल सही फरमाया, अपनी जगह कायम है, लेकिन मसला ये है कि ओगरा मौजूद है, वो बजाय खुद जहमत करने के वो डिपेंडेंट हैं ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के आदाद शुमार पे। ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल डिपेंडेंट है अपनी जो मेंबर हैं पेट्रोलियम कंपनीज उनके फराहम करदा आदाद शुमार पे। अब वो जाली हैं आदाद शुमार असली हैं, वो काउंसिल फर्ज कर लेती है कि ये ठीक हैं और काउंसिल के पेश करदा आदाद शुमार ओगरा तस्लीम कर लेती है जूं की तूं। तो खराबी जो है बुनियादी तौर पे इस मैकेनिज्म के अंदर से फूटी है इस रिपोर्ट के मुताबिक। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें सिचुएशन ये है कि 2 रेगुलेटर्स इसमें उनके यानी क्रॉस रिस्पांसिबिलिटीज सामने आती हैं। एक तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑयल है वो खुद एक रेगुलेटर है, उसका काम यह है कि वो इन जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी स्टॉक पोजीशन वो वेरीफाई करे और उसको फिर वेरीफाई यानी एक लिहाज से सेकंड ओपिनियन जो है वो आता है ओगरा की तरफ से, उन्होंने भी इसको वेरीफाई करना होता है क्योंकि उनके पास भी रेगुलर रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। तो दोनों की रिस्पांसिबिलिटी है, मैं समझता हूँ कि इक्वली ओगरा और जो डीजी ऑयल है उन दोनों की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो, मगर वो यही रिस्पांसिबिलिटी तो नहीं पूरी कर पाए ना, अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी नहीं कर पाए। अच्छा, डीजी ऑयल, डायरेक्टर जनरल ऑयल खलीक साहब, इनका बार बार इसमें जिक्र आता है और इनफैक्ट अगर आप इसकी जो रिकमेंडेशंस है पढ़े उसमें तो ये लिखा गया है कि इनको एक तो हटाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इनका जो इसमें किरदार रहा है, मैं थोड़ी सी आपको 1-2 चीज़ें इसमें से पॉइंट आउट करता हूँ, फिर मैं आपको ओपिनियन लेता हूँ कि जैसे कि आपको ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनके पास 20 दिन का स्टॉक होना ज़रूरी था जनवरी-जून 2020 से, और इसकी मकसद ज़ाहिर है ये है कि अगर कोई कमी पड़ रही है तो आपके पास एक इमरजेंसी स्टॉक होना चाहिए। लेकिन 90% जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके पास ये स्टॉक नहीं था और डीजी ऑयल ने
कुछ नहीं कहा। फिर जब वक्त आया कि आपने रिफाइनरी से ऑयल उठाना था, वो नहीं उठाया गया, और फिर एकदम जब ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही थी तो इंपोर्ट पर बैन कर दिया गया। इन सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा लें तो पाकिस्तान की आवाम को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डिसीजंस? सर बेसिकली तो आपने देखा कि पूरे मुल्क में जो रिटेल स्टेशंस थे उनके ऊपर लंबी लंबी लाइनें लग गई, और लोगों को जब पेट्रोल चाहिए था तो उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा था, जो किसी को डीजल चाहिए था तो डीजल नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली जो पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो ब्रेक डाउन कर रहा था, और उस वक्त यानी हर बंदा ये कोशिश करता है, जो रिटेल आउटलेट वाला है वो भी, और जो ऑयल कंपनी है वो भी, और जो रिफाइनरी है वो भी, कि वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें। लेकिन इसके साथ में यानी जो पॉलिसी लेवल के ऊपर जो एक्शन होना चाहिए था उसके ऊपर भी गवर्नमेंट यानी प्रिपेयर्ड नहीं थी कि जी वो डिसीजन फौरी तौर के ऊपर ले। और एक तो ये साइड है ना कि जी आपके पास स्टॉक्स पूरे नहीं है तो उनको स्टॉक्स पूरा किया जाए और उसकी बेसिस के ऊपर अरेंजमेंट्स की जाए, लेकिन उसके साथ जो पॉलिसी इनिशिएटिव होना चाहिए था कि जी इस रिडक्शन को देखते हुए कीमतों को कैसे एडजस्ट किया जाए कि इस तरह की शॉर्टेज सिचुएशन ना हो, वो भी नहीं हुआ। और जो 25 मार्च इनफैक्ट एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था जब एक ऑर्डर हुआ कि जी ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर आप बैन लगा दें, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक रिफाइनरीज है उनके पास स्टॉक बढ़ गए हैं और वो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो रिड्यूस हो रही है और स्टोरेजेस उनके बढ़ रहे हैं। लेकिन जब अचानक डिमांड बढ़ना शुरू हुई और जो 29-30 के जो डेट्स हैं उनके ऊपर जब लोगों ने लेना शुरू किया 1 तारीख को, तो फिर पता लगा कि पूरा जो सप्लाई चेन था वो ब्रेक हो चुका हुआ था। बिल्कुल। खलीक साहब, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे और इसी पर मौजू पर गुफ्तगू हो जाएगी। वेलकम बैक जी। ऑयल इंक्वायरी रिपोर्ट ने एक चीज़ तो वाज़ेह की है कि ओगरा जिसका काम था ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को रेगुलेट करना, वो बल्कि एक तरह से ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए ही काम कर रहे थे। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं कि अगर हम जनूबी एशिया को लें तो जनूबी एशिया के 5 मुल्कों में टोटल 20 ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। पाकिस्तान में कितनी हैं? तकरीबन 35, ठीक है, जो नाकाबिले समझ है। अच्छा, उन 35 में से 21 को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, मैंने क्या कहा था, मैन्युफैक्चरिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन 35 में से 21 को 2016 में 6 महीने के पीरियड में ही लाइसेंसेस मिले थे। अच्छा, लाइसेंसेस क्यों दिए गए? जो जवाब दिया गया खयानी साहब वो ये था कि जी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगी, मुल्क का फायदा होगा, अवाम का फायदा होगा। ज़ाहिर है ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि एक मैं मिसाल देता हूं रिपोर्ट में से, प्यूमा एनर्जी के नाम से एक कंपनी है और उनको स्टोरेज के लिहाज से 70 आउटलेट्स चलाने की इजाज़त है। असल में वो कितने चलाते हैं? 600। ना सिर्फ ये, एक पेट्रोल पंप है गुजरात में जिसमें ऑन पेपर दिखाया गया था कि इन्होंने अप्रैल में 3 मिलियन लीटर पेट्रोल डिलीवर किए थे। इनकी पूरी कैपेसिटी ही 31,000 लीटर की है। तो इस किस्म की धांधलियां हुई हैं यहाँ पर कियानी साहब। तो मुझे एक बात बताएं कि ये तो सालों से यही निज़ाम चल रहा था। अब अच्छी बात है कि ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है, इसकी सिफारिशात आपने भी पढ़ी हैं। आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई एक्चुअल एक्शन लिया जाएगा? सर मुझे नहीं लगता, स्वाय इसके कि जो उनकी शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस हैं कि जी फलाने को के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें, फलानी ये एडजस्टमेंट करें, वो आपने ठीक करें। आपको याद होगा कि जस्टिस भगवान दास की सरबराही में भी एक कमीशन बना था और उन्होंने भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ों के ऊपर, वो जो प्राइसेस में या उसकी प्राइस मैनिपुलेशन में जो चीज़ें थी उनको पॉइंट आउट किया था और उनका सोल्यूशन जो है वो आज तक नहीं आया। बेसिकली वो सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि जी जो सॉल्यूशंस जिस तरफ जाने चाहिए उस तरफ नहीं जाते। मैं जो आपने बात की कि जी हमारे पास कंपनियां बहुत हैं, ज्यादा कंपनियां होने का एक जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब कंपनियां ज्यादा होंगी तो उनमें कंपटीशन अच्छा होगा, लेकिन कंपटीशन उस वक्त क्रिएट होगा जब हमारे रेगुलेटर्स और पॉलिसी मेकर्स जो है वो अलाइव होंगे उन सारों को लुक आफ्टर करने के लिए। लेकिन अगर आप 25 कंपनियां पैदा करके उनको लोगों को, अवाम के, उनके रेमो कर्म के ऊपर छोड़ देंगे
तो इस तरह से नहीं कंपटीशन नहीं पैदा होगा। वरना होना तो ये चाहिए था कि जिस कंपनी ने, मिसाल के तौर पे आपने जिक्र किया कि उसके पास 600 आउटलेट थे और उसके पास 70 होने चाहिए थे, उसकी अगर किसी ने मॉनिटरिंग की हुई होती तो फिर तो ये मसाइल ना होते, लेकिन मॉनिटरिंग किसी ने की नहीं, ना सिर्फ उसकी नहीं की बल्कि किसी कंपनी की नहीं की। उसका नतीजा ये हुआ कि सारा लोड जो है वो एक टीएसओ के ऊपर आया और एक कंपनी की जितनी लिमिटेशंस होती हैं वो उतना ही कर सकती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ एक दिन का जो इंसिडेंट है उसका उन्होंने, ये जो कमीशन है उसने एस्टिमेट किया है कि तकरीबन 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ लोगों को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जो इंपोर्ट्स के दौरान और जो स्मगलिंग की वजह से तकरीबन 250 बिलियन रुपीस का लॉस होता है। तो मैं दोबारा आपको जस्टिस भगवान दास की रिपोर्ट की तरफ लेके जाऊंगा कि उस वक्त भी उन्होंने भी इसी किस्म के बड़े तूफानी नंबर्स बताए थे कि जी इतना कौम का नुकसान हो रहा है, लेकिन आज अगर फिर हम उसी जगह पे खड़े हैं तो मुझे उसकी बेसिस के ऊपर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और इसलिए भी नहीं है कि आज इसी साल के शुरू में आपको याद होगा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन ने काम किया था और उसी तरह वीट इंक्वायरी कमीशन ने काम किया था और उसकी भी बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट्स सामने आई थी और बड़ी यानी जिसको कहना चाहिए इनकलाबी किस्म की उनकी रिकमेंडेशंस थी। लेकिन आज तक आपने भी देखा कि उसके बाद न सिर्फ गंदम की कीमतें ऊपर जाती रहीं बल्कि चीनी की कीमतें भी रिकॉर्ड सतह पे ऊपर गईं और नतीजा आज तक तो कम से कम नजर नहीं आया। अगर इसके बाद कुछ हो तो मैं मतलब हम सारों को उम्मीद करनी चाहिए कि शायद कुछ बेहतरी हो। बिल्कुल, क्योंकि जी अच्छा कुछ जो है वो होता है ना कि जी छोटी मछलियां बड़ी मछलियां, यहाँ तो इस कमीशन की रिपोर्ट में बड़ी बड़ी वेल मछलियां, ब्लू वेल्स जो है, मसलन हैस्कॉल की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं हैस्कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जून के महीने में जबकि ऑयल मार्केट बिल्कुल डाउन जा रही थी इंटरनेशनली, ये ऑयल कंपनीज हैं, इन्होंने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की उससे सिर्फ एक महीने में 5.5 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, यानी मेरी जेब से। फिर एक जो शिप था जो कि ऑयल लेके आ चुका था उसको 15 दिन तक बर्थ नहीं दी गई। जब रेट्स ऊंचे होने शुरू हुए तो उसके बाद उसे जो है वो बर्थ मिली और जैसे ही रेट्स रिवाइज हुए हैं तो अचानक से वो किल्लत जो है वो रातों रात ख़त्म हो गई। ये छोटी मछलियों का मसला नहीं, ये मगरमच्छ हैं और मगरमच्छ जिस तालाब में रह रहे हैं उसका मालिक भी मिला हुआ है। जी खलीक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो इसके ऊपर टैक्सेस हैं और पेट्रोलियम लेवी जो ऊपर नीचे जाती है उसकी वजह से भी लोग बड़े फायदा उठाते हैं और मेरा ख्याल है शायद आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जी वो उन्होंने मंगवा के रख लिया और कीमत पहले ज्यादा थी तो उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी ज्यादा लग रही थी और जब उसको उन्होंने रोक के रखा और फिर जब उसको फ्लो में डाला तो पेट्रोलियम लेवी की मद में भी उन्होंने बेनिफिट्स कमाए। और मेरा ख्याल है एक कंपनी ने के बारे में सिर्फ एस्टिमेट है कि उसने को 8 से 10 अरब रुपया सिर्फ उस एक ट्रांजैक्शन की वजह से उसको बेनिफिट हुआ। तो इस तरह की जो चीजें हैं आपको नजर आएंगी। मतलब ये जो इनकी जहाजों की जो बर्थिंग की शेड्यूल है उसमें भी चेंज करने से मसाइल होते हैं और ये मिसाइल, ये बर्थिंग की चेंजिंग जो है ये डीजी ऑयल के ऑफिस से हो रही होती है। और आपने देखा होगा कि सिर्फ एक बंदे का उन्होंने नाम लेके, मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट ये सरप्राइजिंग है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट और उसमें एक नाम से जिस बंदे को लिए कहा जाता है वो एक ही बंदा है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक डीजी ऑयल बर्थिंग का फैसला नहीं करता, ये जो एडवाइजरी काउंसिल है इन कंपनियों की यही फैसला करती है कि किसको बर्थ देनी है किसको नहीं देनी है। ओगरा जो है वो तो दाल साग पका के रात को सो जाती है। सारे काम जो है, अंगूठा टेक ऑर्गेनाइजेशन है, सारे बुनियादी काम तो ऑयल कंपनीज की एडवाइजरी काउंसिल कर रही है। नहीं, सिर्फ ऑयल एडवाइजरी कमेटी नहीं करती, उस ये डीजी ऑयल ऑफिस भी करता है और ऑयल एडवाइजरी कंपनी जो है ये ओसीएससी दोनों मिलकर करते हैं। ओगरा का इससे एज सच बर्थिंग में कोई खास ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑयल जो है हर मैजेस्टी द क्वीन, हर मैजेस्टी द क्वीन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट भी आई है कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान की सीमेंट कार्टेलाइजेशन पे। उसमें भी बड़ी मजेदार चीजें हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था इन्होंने सारी ऑयल सीमेंट कंपनीज का और वहां पर वो प्राइस सेट करते थे कि जी हमने इसमें बेचना है, सब इस पर रेडी है या नहीं है।
جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں پہلے ہم ایک مافیا کے پیچھے بھاگتے ہیں یار شوگر مافیا ہے, پھر ہم کسی اور مافیا کے پیچھے بھاگتے ہیں یار ویٹ مافیا, ہاں سیمنٹ مافیا, یہ والا جو پیٹرولیم والا ہے کیونکہ پیٹرولیم سیکٹر از ون آف دی بگیسٹ مدر آف آل مافیاز. تم کتنے مافیا مارو گے گھر گھر سے, لیکن وزرار جی آف آل سیڈ اینڈ ڈن ہاں گھبرانا نہیں ہے. نہیں ظاہر ہے رپورٹ بھی تو انہوں نے ہی نکالی ہے یار, لیٹس سی ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی ہاں لیکن یہ اچھی بات ہے, کریڈٹ نہیں ڈیفینیٹلی کم ہی ہوتا ہے ایسا. بہرحال دیکھتے ہیں اس پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. ایک وقت ویلکم بیک. کچھ کہانیاں ایسے ہوتی ہیں کہ سننے کے بعد لگتا ہے کہ آپ کوئی کہانی نہیں سنتے بلکہ کوئی فلم کی اسکرپٹ دیکھ رہے ہیں, اور ڈاکٹر یار جان عبدالصمد بلوچ کی کہانی بالکل ایسی ہی ہے. بلوچستان کا ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے بلیدہ کے نام سے, وہاں ان کی پیدائش ہوئی. ان کے والد صاحب کاشتکار تھے. وہاں سے پھر گئے آئے کراچی, جہاں لیاری کے وائٹ روز اسکول میں تعلیم حاصل کی, اور قابلیت کی وجہ سے پھر وہاں سے گئے قائد اعظم یونیورسٹی, اور قائد اعظم یونیورسٹی سے آج ڈاکٹر بلوچ کیمبرج میں اسپیس مٹیریلز پر کام کر رہے ہیں. اسپیس مٹیریلز میں جتنا سمجھا سکتا ہوں کر دیتا ہوں. سمپلی وہ مٹیریلز ہیں جن سے اسپیس شپس اور سیٹلائٹس بنتی ہیں. لیکن یہ کوئی فلم کی اسکرپٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر بلوچ ہم کر رہے ہیں اس شو پہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب. ایک تھوڑا سا روایتی سوال ہے معذرت کے ساتھ, لیکن بلیدہ سے کیمبرج اور انفیکٹ ارتھ کے آربٹ تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے اس اچھے ایک بیٹھک میں. اور دیکھیں جو میرا سفر ہے وہ میں نے اس پہ بہت زیادہ بات بھی کی ہے. ایک چھوٹی سی میں کریکشن کرنا چاہوں گا کہ میں جب گاؤں سے نکلا, صحیح ہے کہ میں کراچی آیا اور پھر لیاری سے پڑھا, آگے پھر میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ گیا تھا, قائد اعظم یونیورسٹی نہیں. تو غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے بعد پھر میرا جو سفر تھا آگے کا, میں نے کافی ملکوں میں بہت ٹائم گزارا, اور پھر جب پی ایچ ڈی میری مکمل ہوئی تو پھر میں یہاں پر یونیورسٹی آف کیمبرج میں آیا. میری پہلی جاب یہاں پر تھی بطور سائنٹسٹ 2016 میں, اور اس کے بعد سے پھر میں یہاں پر مقیم ہوں اور ریسرچ کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں. جیسے آپ نے کہا اسپیس بیس ٹیکنالوجیز پہ, تو ہم مٹیریل بناتے ہیں. ماڈرن جو مٹیریلس ہیں وی کال دا مٹیریلس آف ٹمورو, کہ مستقبل کے انشاءاللہ مٹیریلس, ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اسپیس کرافٹس میں. ان سے ایسی چیزیں بناتے ہیں جو کہ نہ صرف اسپیس میں بلکہ زمین کی اور چیزوں میں بھی کارآمد ہوں. جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں, جو مسئلے ہمیں درپیش ہیں, خواہ وہ پانی کا مسئلہ ہو یا ہیلتھ کا مسئلہ ہو یا پھر باقی مشینری مسئلے ہوں, ان مسئلوں کے لیے ہم مٹیریلز بناتے ہیں اور ان کو پھر کارآمد بنانے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک مٹیریل جس پر آپ نے پرٹیکولرلی فوکس کیا ہے وہ ہے گرافین. تو میں ذرا سمجھنا چاہوں گا کہ کام آپ اس مٹیریل پہ کر رہے ہیں تاکہ یہ سیٹلائٹس اور اسپیس میں استعمال ہو. آن گراؤنڈ اس دنیا پر, مطلب زمین پر, اس کی کیا اپلیکیشن ہوتی ہے؟ یہ مطلب ٹیکنالوجی کیسی ٹرانسفر ہوتی ہے, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی بالکل. گرافین ایک ایسا مٹیریل ہے جو کہ ہم جس کو واقعی میں مٹیریل آف ٹمورو کہتے ہیں, اور گرافین کی ایجاد کے بعد گرافین جیسے ہزاروں اور مٹیریلز ایجاد ہوئے جن کے اپلیکیشنز ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہیں, خواہ وہ فوٹونکس ہو جن سے لیزرز بنتے ہیں, خواہ وہ اسپیس کرافٹس ہوں جو ای ایم آئی جن میں شیلڈنگ ہوتی ہے جو ہمیں شعاعوں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں, خواہ وہ ایک سینسر ہو جو کہ بایو میڈیکل چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, اور جیسے کووڈ کا ٹیسٹ فار ایگزامپل, تو ہر جگہ گرافین کا استعمال ہے. اور گرافین جیسی مٹیریل کا جو گرافین کے انسیپشن کے بعد وجود میں آئی ہیں, گرافین کی ایجاد کے بعد اور گرافین کی ایجاد کی وجہ سے جو منظر عام پر آئی ہیں. تو سب سے بڑا جو اگزامپل ہے گرافین کے استعمال کا وہ کمپوزٹ مٹیریلز میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہازوں میں آج کل زیادہ تر کمپوزٹ مٹیریلز کا استعمال ہوتا ہے. پہلے کاربن فائبرز, گلاس فائبرز, کیولا فائبرز یوز ہوتے تھے. اب ان کے ساتھ
ان کو کم کر کے گرافین بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایئر بس کی ایگزامپل, ایئر بس آلریڈی ان چیزوں کو اپنے انڈسٹری فلور پہ استعمال کر رہا ہے, جہاں پر وہ کمپوزٹس بناتے ہیں گرافین کے ساتھ, اور وہ اسٹرانگر اور ٹفر بھی ہوتے ہیں, اور پھر ڈینسٹی بھی ان کی عام طور پر اس پہلے سے کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انرجی کنزمپشن بھی نیچے آ جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی کافی انٹرویوز پڑھ رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا, تو آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی اسپیس پروگرام کی جانب جانا چاہیے. اچھا, اب ہمارے جو منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں فواد چودھری صاحب, مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو ظاہر ہے لوگوں نے ویلکم بھی کیا تھا, لیکن بہت لوگوں نے مذاق بھی اڑایا تھا اور تنقید بھی کی تھی. اور اکثر جو دو باتیں کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ہم تو بدقسمتی سے اپنی گاڑیاں ہی نہیں بناتے, تو ہم اسپیس پروگرام کی طرف کیسے جائیں گے, نمبر 1. دوسرا کہ اگر ہم چلے بھی گئے تو کیا پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ایک ویسٹ آف ریسورسز ہے؟ تو میں آپ کا اوپینین اس پہ لینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, پہلی بات جو بنیادی بات ہے, جو بہت فلسفیکل بات ہے, سائنٹیفک بات نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی ریس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بینیفٹ نہیں دیا جاتا کہ آپ ریس میں لیٹ شامل ہوئے. آپ ریس میں شامل ہوئے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ اور دوسری جو چیزیں وہ نہیں رکیں گی آپ کی وجہ سے. دنیا ترقی کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, ہمیں اگر اس دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو جو ہمارے بیسک پرابلمس ہیں ان کو بھی ہم سولو کریں, ان پیرالل ہم ایسی چیزوں میں بھی ہاتھ ڈالیں. ایک کانسیپٹ ہے آج کل, اس کو کہتے ہیں کراس کٹنگ ٹیکنالوجی. اب دیکھیں, ہم کام کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اور بہت سارے ملکوں میں ڈیولپ ورلڈ میں وہ نہیں سوچتے جتنا پیسہ بہتا ہے ریسرچ میں وہ بہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھے ہیں ریسرچ کا افیکٹ دیکھا ہے, نینو ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل ریولوشنز دیکھے ہیں انہوں نے, اب کوانٹم ٹیکنالوجی کا ریولوشن وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو وہ جتنا پیسہ لگاتے ہیں ریسرچ پہ وہ دیکھتے یا سوچتے نہیں ہیں. لیکن آج کل ایک کانسیپٹ ہے کراس کٹنگ ٹیکنالوجی کا, کہ ایسی ٹیکنالوجی بنائیں, مثال کے طور پر اگر ہم اسپیس کے لیے ٹیکنالوجی کا سوچیں تو ہم اسپیس کے لیے ان ٹیکنالوجیز کو بنانے کی کوشش کریں جو کہ ہمیں زمین پہ بھی ہیلپ کریں. اگر پاکستان میں یہیں رک جائیے, ایک وقفہ کے بعد اسی بات کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر یار جان صاحب, ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یار جان عبدالصمد بلوچ, اسپیس سائنٹسٹ سے. اور بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کراس کٹنگ ٹیکنالوجیز کے بارے میں, تو میں ناظرین کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو پلاسٹکس کا ایگزامپل لے لیں. پلاسٹکس ہم ہر دن استعمال کرتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم استعمال کر رہے ہیں, اور اگر امریکہ نے اپنا اسپیس پروگرام نہ شروع کیا ہوتا تو شاید پلاسٹکس بھی ایجاد نہ ہوتے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ڈاکٹر صاحب, سوال میرے سے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں بہت فخر ہے کہ آپ نے وہاں جا کر اتنی ترقی حاصل کی اور اتنی کٹنگ ایج ریسرچ پر کام کر رہے ہیں. پاکستان سے بی ایٹ فرام پرائیویٹ انٹرپرائزز یا حکومت کی طرف سے آپ کو کسی نے اپروچ کیا ہے یا آپ کی کسی بات ہوئی ہے کہ ہمارے جو اسپیس سائنٹسٹ ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے یا ایسی کوئی چیز؟ دیکھیں, پرٹیکولرلی اسپیس سائنٹسٹ کی ٹریننگ کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن میں اپنی کسی کوشش کرتا ہوں کنیکٹ ہونے کی, اور کافی جگہوں پر میں نے بات کی ہے اس بارے میں, اور کچھ پروپوزلس بھی سبمٹ کیے ہیں, اور آئی ہوپ کہ ان پروپوزلس کو انشاءاللہ وہ اچھی جگہ پر پہنچیں اور ان پہ تھوڑا سا کام ہو, خواہ وہ بلوچستان کی گورنمنٹ ہو یا پاکستان کی گورنمنٹ ہو, وہاں پر اس سلسلے میں بات ہو. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ پلاسٹک نہ ہوتا, اسی طرح انٹرنیٹ بھی شاید اتنا تیز نہ ہوتا اگر ہم سیٹلائٹس وغیرہ نہ بھیجتے, اور جو ہمیں ویدر رپورٹس ملتی ہیں وہ بھی شاید نہ مل رہی ہوتی ہیں اگر ہم اسپیس کی ریسرچ نہ کرتے. اور اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں. ہمیں اپنی ایگزسٹنس کا بھی پتہ اس سے چلتا ہے جب ہم یونیورس میں دیکھتے ہیں کہ 1000 لائٹ ایئر کی فاصلے پہ اگر کچھ ہو رہا ہے, اور اس انفارمیشن کو ہم زمین پہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ پھر ویسے ہی ہوگا اور اسی طرح کا رسپانس ہوگا. اسٹارمز سے بچنا ہو یا پھر کوئی چیز ڈیولپ کرنی ہو یا پھر ہمیں کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کرنی ہو, تو بہت ساری چیزیں ہمیں یونیورس سے ملتی ہیں.
اور اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہماری تو شاید ایگزسٹنس کو ہی خطرہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہمیشہ جب بھی آپ جیسے ہم کسی بھی شخص سے بات کریں تو ہمیشہ ایک مومنٹ ہوتا ہے ہر بندے کی لائف میں انسپریشن کا، جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار میں نے یہی کرنا ہے. آپ کے لیے یہ مومنٹ کیا تھا؟ کیونکہ اسکول میں ظاہر ہے بچپن میں ہم کچھ سوچتے ہیں، پر بڑے ہو کے ہم کچھ اور سوچنے لگ جاتے ہیں. وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کے کریئر کا کیا تھا آپ کی نظر میں، جب آپ نے سوچا کہ یار میں نے ان چیزوں پر، اسپیس مٹیریلز پر ہی کام کرنا ہے؟ اسپیس مٹیریل سے بہت ریسنٹ بات ہے. میں نے ہمیشہ ایک ریسرچ کا سوچا تھا، سائنسدانوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور جیسے ہی ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اس وقت سے مجھے پتا تھا کہ مجھے تو سائنس ہی آگے پڑھنا ہے. میں لمس بھی گیا تھا، کچھ وقت وہاں پر رہا، لیکن مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے ٹائم پہ لمس میں جو کورسز آفر ہوتے تھے ان میں سائنس اور انجینئرنگ نہیں تھی، تو مجھے پتا تھا کہ دیٹس ناٹ فار می. تو میں گیا پھر GIK، اور پھر وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی. تو یہ مجھے پتا تھا کہ میں نے سائنس میں ہی آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد پھر اپنے بیچلر کے دوران جب میں پاکستان میں تھا تو ایک کوریا کا میں نے ٹرپ کیا تھا، وہاں پر ان کے ریسرچ انسٹیٹیوشنز دیکھے، تو اس سے مجھے بہت زیادہ انسپریشن ملی کہ مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اس وقت کوریا 2008 کی بات ہے، تو اس وقت کوریا اب سے بہت پیچھے تھا، لیکن بہت زیادہ وہ لوگ اسٹرگل کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، کولیبوریٹ کر رہے تھے MIT، اسٹینفورڈ اور دنیا کے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. تو میرے لیے بڑا انسپائرنگ تھا کہ ہم پاکستان میں بھی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم اگر ان بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ کولیبوریٹ کریں، کنیکشنز بنائیں، تو ہم اس ریس کو تھوڑا شارٹن کر سکتے ہیں. بالکل 2008 میں جہاں وہاں تھے، اگر ہم وہاں 2020 میں بھی ہیں تو ہو سکتا ہے 40 تک ہم کہیں اور بہت بہتر جگہ میں بھی ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے، خدا.